हेलो एवरीवन, दिस इज जलज एंड यू आर वाचिंग जीपी एजुकेशन हब, जहां मिलेगा आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं आज आप सभी के लिए क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स लेकर आया हूं। इस चैप्टर को हम काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे थे कि कवर करेंगे, लेकिन हमने बाकी सभी चैप्टर्स केमिस्ट्री के कवर कर लिए हैं। तो इन दी एंड हम आज इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर हमारा एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक को। प्रीवियस मतलब हमने इस टॉपिक को पहले भी पढ़ा है, दैट इज इंडिकेटर्स। क्या पढ़ा है हमने पहले भी? इंडिकेटर्स। अब इससे पहले हमने इंडिकेटर्स 7th क्लास में पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिकेटर्स कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें ये हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि जो सब्सटेंस हमें गिवन है, जो कंपाउंड हमें गिवन है, वो एसिड है या फिर क्या है, वो बेस है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के फॉर्म पर उस समय हमने सबसे कॉमन जो इंडिकेटर देखा था वो देखा था हमने, कौन सा? लिटमस पेपर देखा था। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा था, लिटमस के रिगार्डिंग पढ़ा था 7th क्लास में। उससे पहले हमने घर में भी हम देख सकते हैं टर्मरिक होता है। ठीक है, जो हल्दी होती है वो भी क्या, किसकी तरह बिहेव करती है? एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करती है। वो बेसिस के कांटेक्ट पर आने पर अपने कलर को चेंज कर देती है और हमें पता चल जाता है कि गिवन सब्सटेंस क्या है, कोई बेस है। ठीक है, तो जनरली हमने पहले इंडिकेटर्स वाले पोर्शन को कवर करना है, उसके बाद हम अपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which helps us to identify whether the given substance is acid or basic in nature. Okay, now in this here we have to classify the indicators. हम लोगों को indicators को ग्रुप्स में बांट देना है। ठीक है, so there are some indicators which we directly get from the nature. कुछ indicators ऐसे होते हैं जो कि हमें नेचर से सीधे सीधे मिल जाते हैं। ऐसे indicators को हम क्या बोलते हैं भाई? नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल में क्या क्या है आपका? इसके एग्जाम्पल में आता है आपका लिटमस पेपर आ जाता है। ठीक है, टर्मरिक आता है, चाइना रोज आता है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आ जाता है, रेड कैबेज जूस आ जाता है। ठीक है, इस बार आपने याद क्या रखना है, जैसे लिटमस है, अगर भाई लिटमस है, पहली बात तो उसका सोर्स क्या है? लाइकन्स है। ठीक है, क्या है वो? लाइकन है। ठीक, उसके अलावा अगर हम देखें तो एसिड के साथ वो रेड कलर का हो जाता है और बेस के साथ वो कौन से कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। एक्चुअल में लिटमस कौन से कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है, मॉव कलर कहते हैं इसको। ठीक है, टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक हमें टर्मरिक प्लांट से मिल जाता है, जो कि नॉर्मली येलो कलर का होता है। एसिड के साथ टर्मरिक में कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है, लेकिन बेस के साथ टर्मरिक का कलर बदल के क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। चाइना रोज की बात करें, हिबिस्कस फ्लावर, ठीक है, तो इसका जो कलर होता है वो बेसिकली कैसा होता है? लाइट पिंक कलर होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको एसिड के साथ ट्रीट करूं तो ये डार्क पिंक या फिर मैजेंटा कलर का हो जाता है। वहीं अगर मैं इसको बेस के साथ ट्रीट करूं तो इसका कलर बदलकर ग्रीन हो जाता है। सेम वैसे ही कुछ रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के साथ भी होता है, जो कि रेड कैबेज की लीफ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जूस को। ठीक है, वो एसिड के साथ रेड कलर शो करता है, बेस के साथ ग्रीन येलो कलर शो करता है। वैसे कैसे कलर का होता है? नेचुरली पर्पल कलर का होता है। इसके बाद हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स की बात करते हैं जो कि हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते नहीं है। उसके अंदर इस साल है फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। दो इंडिकेटर्स आते हैं हमारे, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज आता है। ये दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। अब जब हम फिनोफ्थलीन की बात करते हैं तो फिनोफ्थलीन बेसिकली कलरलेस होता है। मतलब अगर नेचुरली देखें तो फिनोफ्थलीन कैसा होता है? कलरलेस होता है, और एसिड ऐड करने पर फिनोफ्थलीन के कलर में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन बेस के साथ फिनोफ्थलीन का कलर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। वैसे ही अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज जो एक्चुअल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। अगर मैं इसमें एसिड ऐड कर दूं तो इसका कलर रेड हो जाता है, और अगर इसमें बेस ऐड कर दूं तो इसका कलर येलो हो जाता है। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आते हैं जो कि इस साल नए हैं, इनको बोलते हैं हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, दो तो पुराने थे, क्या क्या थे वो? नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर। इस साल जो नया आया है दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, मतलब अपने ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। किसको चेंज करते हैं?
ऑर्डर को, ऑर्डर मीन्स स्मेल को चेंज कर लेते हैं एसिड के साथ या फिर किसी बेस के साथ, जिससे हम पहचान पाते हैं कि गिवन सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है नेचर में। तब इसके रिगार्डिंग हमारे पास 3 ऐसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। इसमें से सबसे पहला आता है अनियन, फिर आता है वनीला एसेंस और फिर आता है क्लोव ऑयल। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं वैसे। अब इन तीनों को याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। अनियन है, वनीला एसेंस है या फिर क्लोव ऑयल है, इन तीनों का एसिड के साथ रिएक्ट करने पर किसी भी तरह का ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आता। जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है उसी को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, वही स्मेल आ रही होती है। लेकिन अगर हम इन तीनों को बेस के साथ रिएक्ट करवा दें, मतलब बेस के कॉन्टेक्ट में लाएं, तो ये तीनों अपनी स्मेल को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। मतलब अनियन की जो आपको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है ना, वो स्मेल अनियन से यानी बंद हो जाएगी अगर आप उसमें क्या यूज कर दो, अगर आप उसमें एक बेस का यूज कर दो तो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्चुअल टॉपिक, दैट इज एसिड। यहां से हमारा टॉपिक अब हमारे 10th के लेवल के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, इससे पहले हमने एसिड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, दैट एसिड्स आर सार इन टेस्ट ना, एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। ठीक है, ऐसी बातें बोली है हमने, लेकिन एग्जैक्ट एसिड की डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी नहीं है। तो इस साल हम एसिड को डिफाइन करते हैं और हम बोलते हैं एसिड वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर के साथ, मतलब अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट करते हो। जो कौन से आयंस को डिसोसिएट करते हो, H पॉजिटिव आयंस को। कैसे कैसे मतलब, देखो अब मेरे पास, मान लो मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैंने इसको वाटर में डाल दिया, तो क्या हो जाना चाहिए भाई, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H पॉजिटिव आयन अलग हो जाना चाहिए और Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाना चाहिए। अब इसने वाटर में कौन से आयन को डिसोसिएट किया, H पॉजिटिव आयन को डिसोसिएट किया। तो कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट कर रहा है, भाई वही क्या है, एसिड है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे भाई क्या है, H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको हम। भाई ये भी क्या करेगा, अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, 2H पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा और SO4 2 नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। मतलब देखो इसने भी क्या किया, 2H पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट किया अपने एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये क्या कहलाया, एसिड कहलाया। तो कोई भी एसिड, ठीक है, कोई भी एसिड क्या बोलना है हमने, हर हर वो केमिकल सब्सटेंस जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट कर रहा है, भाई वो क्या है, वो एक एसिड है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया में देखें तो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl होता है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बहुत ढेर सारे एसिड्स है अभी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि भाई क्या सारे एसिड सेम होते हैं या इनमें भी हम टाइप्स ऑफ एसिड या इन एसिड्स को भी हम ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो बिल्कुल बांट सकते हैं। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज टू क्लासीफाई ऑल दी एसिड्स इन द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो अगर हम इस रिगार्डिंग देखें कि वो एसिड हमें मिला कहाँ से, मतलब उसका सोर्स क्या था। ठीक है, तो सोर्स के रिगार्डिंग जब हम एसिड्स को क्या करते हैं, ग्रुप्स में बांटते हैं, तो हम देखते हैं कि सोर्स के रिगार्डिंग एसिड्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं भाई मिनरल एसिड, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड। अब नॉर्मल सी बात है, अर्थ की क्रस्ट में मिनरल के फॉर्म पर अगर कोई एसिड आपको मिल रहा है, ठीक है, किसकी फॉर्म पर, मिनरल की फॉर्म पर, या फिर मिनरल से ही मिल रहा है वो एसिड, तो वो एसिड्स क्या कहलाते हैं, हमारे मिनरल एसिड कहलाते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, जैसे इसमें आ जाता है आपका कार्बोनिक एसिड आ जाता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, इसमें नाइट्रिक एसिड आ जाता है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे तरह के एसिड्स हमारे, जो कि किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलते हैं, मतलब जो किसी ऑर्गेनिज्म से मिलते हो आपको। ठीक है, चाहे फिर वो प्लांट हो चाहे फिर वो एनिमल हो, अगर उससे आपको या उसके प्रोडक्ट से आपको कोई एसिड मिल रहा है, तो वो एसिड क्या कहलाएगा, आपका ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। जैसे आपका एसिटिक एसिड होता है, जैसे आपका मिथनोइक एसिड होता है, जैसे आपका सिट्रिक एसिड होता है, जैसे आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं, ठीक है, जो कि हमें प्लांट से या प्लांट प्रोडक्ट से या फिर एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट से देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें लैक्टिक एसिड भी आता है। तो बहुत सारे एसिड्स हैं। अब अगर मैं मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड्स के रिगार्डिंग कंपैरिजन करूं, इनके बीच में कंपैरिजन करूं ना, तो हम देखते हैं कि अधिकतर जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये कोरोसिव एसिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये थोड़े वीक एसिड्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल नहीं होते। आप खुद ही सोचो ना, प्लांट प्रोडक्ट्स में मिल रहा है, उन प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को तो हम भी इनटेक कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए हार्मफुल है, वो नहीं है ना। इसका मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं भाई, बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, ठीक है, इडेबल भी हो सकते हैं,
और उसके अलावा वीक होते हैं नेचर में, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, स्ट्रांग होते तो कोरोसिव हो जाते हैं, हमें किसी न किसी तरह का हार्म दे देते। अब अगर मैं स्ट्रेंथ की रिगार्डिंग बात करूं तो फिर से जैसे मैंने भी बोला कि एसिड्स कैसे होते हैं भाई, कुछ एसिड्स होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, वीक होते हैं। अब स्ट्रांग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रांग एसिड क्या होते हैं इसको मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखो टॉप में देखिएगा, जैसे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका मैंने एक्वा सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब देखना आप, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाने पर इस पे एक ही हाइड्रोजन आयन था, वो डिसोसिएट हो गया। HCl में एक ही हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन आयन इसमें डिसोसिएट हो गया, ठीक है। अब दूसरा दिखाता हूं मैं आपको, CH3COOH, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। अब मैंने इस एसिटिक एसिड का क्या किया, एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो डिसोसिएशन हुआ आयंस का यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आप देखिए क्या बना, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। भाई यहाँ देखो, इसके पास 3N1 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन इसने डिसोसिएट कितना किया, सिर्फ और सिर्फ एक किया। अब आप ये बताओ कि कौन कंप्लीटली आयनाइज हुआ, कहां पर कंप्लीटली डिसोसिएशन हुआ H पॉजिटिव आयंस का, और कहां पर इनकम्प्लीट हुआ, समझ में आ गया होगा। अब HCl में जितने H पॉजिटिव आयंस थे सबके सब डिसोसिएट हो गए, सारे हाइड्रोजन डिसोसिएट हो गए। अब क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो हम बोलेंगे कि भैया क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे ही एसिटिक एसिड में हमने देखा कि भाई इसके सारे H पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट ये नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पा रहा है, और क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए किस में आ जाएगा, ये वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। लास्टली हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की रिगार्डिंग। कंसंट्रेशन मतलब समझते हैं आप, मतलब मैंने एक मिक्सचर बनाना है, किसी प्योर चीज में मैंने वाटर ऐड कर देना है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। मतलब उसमें कितना मिक्सचर में कितना पार्ट किसका है ना, कितना पार्ट एक्चुअल में प्योर एसिड का है, कितना पार्ट उसमें वाटर का है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है कि आप किसी मिक्सचर में कितना पानी डाल रहे हो। अगर उसमें पानी कम है तो भाई उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर उसमें पानी ज्यादा है, एसिड कम है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग दो ही तरह के होते हैं, एक तो होता है डाइल्यूटेड, मतलब जिसमें पानी ज्यादा हो, जिसका कंसंट्रेशन कम हो, और दूसरे होते हैं कंसंट्रेटेड, जिसमें पानी कम हो या ना के बराबर या पानी हो ही ना, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंसंट्रेटेड एसिड्स कहलाते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब यहीं पर से जब हम डाइल्यूशन की बात कर ही रहे हैं ना, डाइल्यूट एसिड की बात करी, तो अब जरा सीख लेते हैं कि कभी कभी हम डाइल्यूट एसिड्स का यूज, अधिकतर तो हम लेबोरेटरी में डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, तो हम कैसे किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं। अब वही वाली बात है ना, पानी डालेंगे एसिड में या फिर पानी में एसिड डालेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस रूल को याद रखना कि हमेशा हमेशा आपने क्या करना है भाई, पानी में एसिड डालना है, ठीक है। आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने पानी भर लेना है पहले ही, ठीक है, जितने अमाउंट में आपको रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आपने उसमें एसिड डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, या फिर अगर आप टेस्ट ट्यूब से पोर कर रहे हो तो अलोंग दी वॉल ऑफ द बीकर आप क्या करोगे, उसको पोर करोगे, और थोड़ा सा ऐड करने के बाद आप वापस क्या करोगे, उसको स्टिर करोगे, उसको शेक, उसको मिक्स करोगे, ठीक है, जिससे कि जो हीट इवॉल्व होगी, वो जो वाटर वहां पर प्रेजेंट है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और एकदम से सडन हीट इवॉल्व ना हो, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को बहुत स्लोली करेंगे, ठीक। इतनी बात आई समझ में। अब क्या हो अगर मैं इसका बिल्कुल उल्टा कर दूं, ये भी तो पूछने वाली बात है ना, कि सर पानी में एसिड क्यों डालेंगे, एसिड में क्यों नहीं डाल लेते पानी। अब देखो, जब भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब डाइल्यूशन करते हैं, एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है, सिंपली इसको समझो, तो ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रिजल्ट में इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, जो कि ना ही टेस्ट ट्यूब की वॉल सह पाती है और ना ही वो लिक्विड उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। मतलब इतना ज्यादा हीट क्रिएट होता है कि वो लिक्विड में बाहर को स्प्लैश होने लग जाता है, बाहर की तरफ छटकने लग जाता है, और कभी कभी इतना ज्यादा हीट भी डेवलप हो सकता है कि वो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाए, बर्स्ट कर जाए, एक्सप्लोड कर जाए। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए, इन सारे एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पानी में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में पानी, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। नेक्स्टली हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है। एक जरा बेसिक प्रॉपर्टीज की रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए ये हमने पढ़ा है, एसिड्स कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, सार होते हैं, ठीक है। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं भाई, रेड में बदल देते हैं, ये भी पुराना पड़ा हुआ है।
एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एसिड क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन कौन सी स्टेट में, अपनी एक्वस स्टेट पर। अगर वो गैसियस स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई अगर ये गैस में है तो आयंस में ब्रेकडाउन नहीं होगा, लेकिन अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन है तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा, मतलब चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यही चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कोरोसिव होते हैं नेचर में, बिल्कुल होते हैं भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं नेचर में, हार्म कर सकते हैं ना, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये। और इनका जो पीएच होता है, पीएच कितना होता है इनका, <<7 होता है, किनका, एसिड्स का पीएच। अब कूदते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जगह, दैट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई कुछ नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम एसिड्स की केमिकल रिएक्शन देखेंगे एक एक करके, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ, कभी मेटल्स के साथ, कभी मेटल कार्बोनेट के साथ, कभी मेटल बाई कार्बोनेट के साथ, कभी किसी नॉन मेटल के साथ। मतलब इस तरह से हम क्या पढ़ते रहेंगे कि एसिड कब किसके साथ कैसे रिएक्शन शो करता है, और वही बताएगा कि हमें एसिड का जो केमिकल नेचर होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले तो क्या आया भाई कि अगर एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसी मेटल के साथ। अब देखो जब भी कोई एसिड, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब बना लेता हूं मैं यहां पे, जब भी कोई एसिड, मान लेते हैं मैंने एक एसिड लिया HCl, इसमें मैं अगर कुछ जिंक के टुकड़े डाल देता हूं इससे, ठीक है, मैंने इसमें जिंक फिल कर दिया। तो जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, समझ में आया आपको, तो यहां पर हम देखते हैं कि एकदम से बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, धीरे धीरे बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि भाई जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इस कंडीशन पे पहली बात तो एक सॉल्ट बनता है, और उसके साथ साथ कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बस आपने क्या याद रखना है, ये जो आपको जनरल फॉर्मूला दिख रहा है, मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, आपको ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है। अब आप कोई भी मेटल उठा लो और उसकी एसिड के साथ रिएक्शन कर लो, जैसे कैल्शियम की कर लेते हैं। कैल्शियम की रिएक्शन मैंने चलो कर दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, रिएक्शन हुई, क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है। तो कैल्शियम की हाइड्रोजन की जगह क्या रख दो, कैल्शियम रख दो, हाइड्रोजन की प्लेस को किससे एक्सचेंज कर दो, कैल्शियम से कर दो। कैल्शियम रख दिया भाई, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, कैल्शियम की +2 होती है, तो यहाँ पर कितने क्लोरीन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, CaCl2 बन गया, प्लस क्या बनेगा हमेशा, हाइड्रोजन गैस। भाई कोई भी मेटल उठा के ले आओ, बस वो रिएक्टिविटी में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो सब में आपको सेम आंसर देखने को मिलेगा। भाई देखो मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, Mg, चलो H2SO4 के साथ करवा देता हूँ रिएक्शन, हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, Mg आ जाएगा, तो क्या बन गया, MgSO4 प्लस H2। आप किसी भी मेटल को उठा लो, आपने रिएक्शन करवानी है और आपके रिजल्ट में क्या लाना है आपने, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिनको ये याद रहेगा उनके लिए इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाती है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हम बोल तो रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही, पर कैसे पता चला कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही। तो इसके लिए बेसिकली हम एक टेस्ट पढ़ रहे हैं कि अगर कोई अननोन गैस हाइड्रोजन है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो गैस क्या, कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो अगर हमें इस रिएक्शन में, ऐसी किसी रिएक्शन में कभी हमें क्या बनते हुए दिखते हैं, बबल्स बनते हुए दिखते हैं ऐसे नीचे, ठीक है, जैसे टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है आपको बबल्स बनते हुए। तो इस तरह से अगर कभी हमें अगर बबल्स बनते हुए दिखते हैं तो मैंने क्या करना है, ऊपर से कॉर्क लगा दिया, ठीक है, एक पाइप या ट्यूब की हेल्प से मैंने इसको पैसेज दिया है, ताकि जो जो ये गैस इवॉल्व हो रही है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये बाहर ना आए और सीधे इस पाइप के थ्रू कहाँ चले जाए, एक सोप सॉल्यूशन में चले जाए। कहाँ चले जाए, एक सोप सॉल्यूशन में। अब सबको पता है जैसे ही वो गैस सोप सॉल्यूशन के अंदर जाएगी तो वो उसमें सोप के क्या बनने लगेंगे, बबल्स बनने लगेंगे। तो वो बबल्स बन के ही यहाँ पर ऊपर को आते हुए दिखाया है। और अगर इन बबल्स के पास मैं एक बर्निंग कैंडल ले जाऊं और इनसे कैसी आवाज आ रही है, पॉपिंग आवाज आ रही है, मतलब हल्के से एक्सप्लोजन की जो आवाज आती है ना, पॉपिंग, वैसी आवाज आ रही है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई यहां पर कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। क्यों बोल रहे हैं हाइड्रोजन, क्योंकि भाई हाइड्रोजन एक कैसी गैस है, हाईली कंबस्टिबल गैस है, बहुत जल्दी कंबशन में पार्टिसिपेट कर लेती है हाइड्रोजन। और यही रीजन होता है कि हमें पॉपिंग साउंड भी यहाँ पर सुनाई
देती है। तो इस पॉपिंग साउंड से हम जस्टिफाई करते हैं कि यहाँ पर कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर हम किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, किसी एसिड की, या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ करवाते हैं जिसको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन पे जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास सेम आता है। अभी फिर से आपको बोल देता हूं, दैट जर्नल फॉर्मूला इज द की। इतनी सारी रिएक्शंस याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या याद रखना है, जनरल फॉर्मूला। देखो अब मैं आपको समझाता हूं। अगर मुझे जनरल फॉर्मूला याद हो गया कि अगर कोई भी एसिड मेटल या मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब मैं किसी भी मेटल कार्बोनेट को उठा लेता हूं, चलो सोडियम कार्बोनेट को उठा दिया, ठीक है, मेटल कार्बोनेट है, रिएक्शन करवा दी किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब मैं आपको समझाता हूं यहां करना क्या है। ये यहां भेज दो, सॉल्ट बनाने के लिए क्या करो, जो आपका मेटल कार्बोनेट है उसका मेटल लिख दो, ठीक है, ये लिख दिया। और जो आपका एसिड है उसका एनायन लिख दो यहाँ, ये बन गया आपका सॉल्ट। ठीक है, फिर बाकी क्या करना है, वाटर मतलब H2O लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड तो लिख दो, ऐसे ही। रेस्ट अगर बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है तो उसको बैलेंस कर दो, आपकी इक्वेशन तैयार है। ठीक है, कोई और सब्सटेंस, चलो मेटल बाई कार्बोनेट भी देख लेते हैं, ऐसे ही सोडियम बाई कार्बोनेट का लिख लेते हैं इस तरह से। अगर इसकी रिएक्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा दी तो क्या बनेगा भाई, तो भी भाई सेम चीज बनेगी। क्या कहा था, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब किसी और सॉल्ट के रिगार्डिंग करते हैं। अब किसी और क्या कोई और मेटल कार्बोनेट उठा लेते हैं। चलिए हम उठाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा लेते हैं। किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाऊं, हाइड्रोक्लोरिक के साथ करवाऊं, छोड़ो, करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मेटल का कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम आ गया, हाइड्रोजन सल्फेट का सल्फेट आ गया, बचा क्या, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतनी चीजें याद रखनी है। ऐसी कैल्शियम बाई कार्बोनेट है, CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस H2SO4। अब क्या बनेगा भाई, सेम रिजल्ट आएगा, कहा था ना, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो इस तरह से हमें रिएक्शन देखने को मिलती है कि जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या किसी मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर हमेशा सॉल्ट और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है। अब फिर से वही बात कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, कैसे पता चला, क्योंकि दिखती तो है नहीं, ट्रांसपेरेंट होती है, ऑर्डरलेस होती है, स्मेल भी नहीं आती उससे कोई ना, तो कैसे पता चला, तो आपने कोल्ड ड्रिंक्स तो पी होंगी ना, कभी कभार कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करने से पहले हमसे कभी कभार क्या हो जाती है, शेक हो जाती है, तो हम जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो हम देखते हैं ऊपर की तरफ को एकदम से बहुत सारे बबल्स आने लगते हैं, है ना, किस में होता है वो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है। अब उसी तरह से यहाँ पे भी सोचो कि अगर जैसे ही ये रिएक्शन हुई, जैसे ही हमने क्या किया भाई, हमने जैसे ही मेटल कार्बोनेट में एसिड पोर किया या एसिड में डाइल्यूट एसिड में मेटल कार्बोनेट पोर किया, तो हम देखते हैं कि वहां पर विगोरसली बबल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरह के बबल्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस भी कहते हैं। मतलब कहीं पर बहुत ज्यादा बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहाँ देखने को मिलता है, जब आप कोल्ड ड्रिंक एकदम से खोलते हो ना तो ऊपर की तरफ पूरा बबल्स आ जाता है, उस तरह का फॉर्मेशन कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हिंट होता है कि मे बी यहाँ पर कौन सी गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। लेकिन ये हिंट होता है, इससे आप बिल्कुल अपने जजमेंट पे नहीं पहुंच सकते कि भाई यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक बहुत प्यारा सा टेस्ट है जो कि क्लास 7th का ही है। ठीक है, ये क्लास 7th में भी था ये टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस गैस को वापस से कॉर्क लगाते हुए कहाँ भेज दें, टेस्ट ट्यूब में भेज दें। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा है, लाइम वाटर रखा है। क्या रखा है, लाइम वाटर, चूने का पानी कहते हैं इसको। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही लाइम वाटर से, जहां आप रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे ही लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट होती है तो क्या बनता है यहाँ, लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां बन जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और साथ में क्या बन जाता है, H2O। अब कैल्शियम कार्बोनेट की खास बात ये होती है कि ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता।
कैसा होता है ये? वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देगा, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट का, जिसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है हमारा? मिल्की हो जाता है, पूरा मिक्सचर कैसा होने लग जाता है? सफेद होने लग जाता है। लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जैसे उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो वो पूरा लाइम वाटर का सॉल्यूशन जो होता है, मिक्सचर जो होता है, वो हल्का सा मिल्की कलर का होने लग जाता है, सफेद पड़ने लग जाता है। और यही चीज हमें क्या बताती है कि वहां पर क्या प्रेजेंट है? कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। अब वहीं पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा क्वांटिटी में और लगातार फ्लो होने में, तो फिर वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सॉरी, फिर वो, हाँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देती है। कैल्शियम कार्बोनेट किया, अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो रही है, तो फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो क्या करता है? वो फिर से उस सॉल्यूशन को ट्रांसपेरेंट बना देता है। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट किसके लिए था हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए टेस्ट होता है। चलिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं अगर कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करे। तो ये तो पता नहीं कौन सी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। भाई इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? न्यूट्रलाइजेशन भी कहते थे। मतलब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को क्या कर देते थे? न्यूट्रलाइज कर देते थे और एक न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता था। तो बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई हमने एक एसिड की रिएक्शन किससे करवा ली? सोडियम क्लोराइड, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे करवा ली? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से करवा ली। भाई इसके रिजल्ट में क्या बना? सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। और साथ में क्या बना? वाटर बना। भाई सिंपल, क्लियर। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा ली, किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बना? पोटेशियम सल्फेट, और साथ में वाटर बन गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ऐसे ही और भी कुछ सोचते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा ली। ठीक है, ये हमने बेस लिख लिया पहले, ये बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा ली कार्बोनिक एसिड के साथ, H2CO3 के साथ। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और साथ में क्या बना? H2O बन गया। तो इस तरह की रिएक्शंस आप अगर देख रहे हो जहां एक एसिड एक बेस के साथ मिल रहा है और क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। सिंपल था ये भी। अब अगर मैं किसी मेटल ऑक्साइड के साथ करवाऊं रिएक्शन, अब यहां पर थोड़ा सा याद रखना है आपने कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती है नेचर में? बेसिक होती है। जो मेटल की ऑक्साइड्स होती है ना, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया ना, ये नेचर में कैसी होती है भाई? बेसिक होती है नेचर में, मतलब ये बेस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, क्यों होती है? ये आप एक चैप्टर में पढ़ोगे, जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ोगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। ठीक, तो अब नॉर्मल सी बात है कि एसिड को आप बेसिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, मतलब बेसिकली बेस के साथ ही रिएक्ट करवा रहे हो। और जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो भाई आप किसी भी ऑक्साइड को उठा लो, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवा लो आप एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड की, क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा। और भी कोई जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवा लो, किसके साथ? H2SO4 के साथ। जिंक ऑक्साइड वैसे सिर्फ बेसिक ऑक्साइड नहीं है, ठीक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक जनरल कंपैरिजन देख लेते हैं कि अगर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। एसिड की रिएक्शन अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा। अगर बेस के साथ होगी तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अगर मेटल ऑक्साइड्स के साथ होगी तो भी क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये याद हो गया आपको मेटल्स की पूरी, सॉरी, एसिड्स की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको क्या हो गई? याद हो गई। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज बेस। चलिए इसको भी समझते हैं। बेसिस, सेम टू सेम वैसी डेफिनेशन, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस को, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करते हैं? डिसोसिएट करते हैं। वही केमिकल सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? हमारे बेसिस कहलाते हैं। जैसे
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन को क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या कहलाया, हमारा एक बेस कहलाया। ऐसे ही अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, CaOH होल ट्वाइस, अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दूं तो हम देखेंगे कि ये भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में किसका फॉर्मेशन करेगा, OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा, मतलब OH नेगेटिव आयंस को क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी किसका फॉर्मेशन करेगा, Mg2 पॉजिटिव, और किसको डिसोसिएट किया, 2OH नेगेटिव आयंस को डिसोसिएट किया है इसने भी, दो हाइड्रोक्साइड आयंस को। तो हर वो केमिकल सब्सटेंस जो कि हाइड्रोक्साइड आयन को डिसोसिएट कर रहा है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वही सब्सटेंस क्या है, आपका बेस है। अब बेसिस को भी अगर हम क्लासीफाई करें तो क्या हो सकते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट कर देते हैं या फिर ज्यादा क्वांटिटी में डिसोसिएट करते हैं अपने OH नेगेटिव आयंस को। और वीक बेसिस क्या हो गए, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर सकते OH नेगेटिव आयंस को। ठीक है, अब जैसे इसमें स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या क्या आ जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है, सीजियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है। वैसे ही वीक बेसिस में क्या क्या आता है आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। तो इस तरह के जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो आपके वीक में आ जाते हैं। बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें मेंशन है उतना भी याद रहे तो काफी है। जनरल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग बात करें तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, स्वाद में थोड़े कड़वे होते हैं, ठीक है, स्लिपरी होते हैं टच में, मतलब सोपी फील आता है इनसे, जैसे साबुन को छूने में फील आता है, ठीक है। रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ये भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस भी कोरोसिव होते हैं नेचर में, जैसे कॉस्टिक सोडा, मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे हो सकते हैं, कोरोसिव हो सकते हैं, हमें हार्म भी कर सकते हैं। और बेसिकली जो पीएच होता है बेसिस का, वो कितना होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। ठीक, फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बेसिस की कुछ ज्यादा खास केमिकल प्रॉपर्टीज वापस से सिलेबस में नहीं है इस बार। ठीक है, तो बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्शन की बात करें, बेसिस की किससे रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल के साथ कर रहे हैं। तो जनरल टर्म पे अगर मैं बोलूं तो बेसिस मेटल के साथ रिएक्शन शो नहीं करते टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड रिएक्शन कर रहा था ना, तो सब में एक आइडेंटिटी रिएक्शन निकल कर आ रही थी कि सब में क्या बनता था, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टी में अगर हम बोले तो सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हो। बट हाँ, स्टिल कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस को भी इवॉल्व करते हैं। इन मेटल्स में बेसिक जनरल टर्म पे क्या आता है आपका, जिंक आ जाता है, एल्यूमिनियम आता है, लेड आता है, टिन आता है, कुछ इस तरह के मेटल्स होते हैं जो कि फर्दर हम बोलते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर जिंक की रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो भाई ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करता है, Na2ZnO2। ठीक है, किसका फॉर्मेशन किया है, सोडियम जिंकेट का। और गैस कौन सी इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अगर ऐसी हम किसी बेस की रिएक्शन एल्यूमिनियम मेटल के साथ कराते हैं तो यहां पर सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो एक जनरल टर्म पे ये याद रखना आपने, मेटल्स के नाम याद रखने कौन कौन से हैं, जिंक है, एल्यूमिनियम है, लेड है और टिन है। इससे ज्यादा बाहर के एग्जाम्पल्स आपके भी आएंगे भी नहीं। अब अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ की बात करूं, अगर मैं किसी बेस की रिएक्शन किससे करवा दूं, नॉन मेटल ऑक्साइड से करवा दूं, तो हम ये देखते हैं कि यहां पर भी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है वो एसिडिक है नेचर में। तो हम वापस से बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हैं, और जब भी एसिड बेस की रिएक्शन आपस में होती है तो यहाँ पर हमेशा सॉल्ट एंड वाटर का ही फॉर्मेशन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड है। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। ऐसे ही अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दूं, किसके साथ करवाऊं, कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि नेचर में कैसी हो, एसिडिक हो, जैसे सल्फर डाई ऑक्साइड है ना, या सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बोल सकता हूं मैं, चलो सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ फॉर्मेशन करवा देते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो किसका फॉर्मेशन होगा, Na2SO4
4 का किसका हो गया, सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में किसका फॉर्मेशन हुआ, H2O का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब भी कोई बेस किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कैसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए, तो हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें एसिड और बेस के बीच में, तो देखो क्लियरली मेंशन होता है, एसिड वाटर में H पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट करते हैं, बेसिस OH नेगेटिव आयंस को करते हैं। एसिड सार होता है टेस्ट में, और जो बेसिस होते हैं बिटर होते हैं टेस्ट में। एसिड में कोरोसिव टच होता है, ठीक है, लेकिन बेसिस में टच कैसा होता है, स्लिपरी होता है या फिर सोपी टच होता है। लिटमस में देखें तो एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर फिनोफ्थलीन के रिगार्डिंग एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता, मतलब एसिड के रिगार्डिंग फिनोफ्थलीन में कोई कलर चेंज नहीं होता, और बेसिस के रिगार्डिंग फिनोफ्थलीन का कलर ट्रांसपेरेंट से बदलकर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। उसी के रिगार्डिंग हम मिथाइल ऑरेंज की बात कर सकते हैं। पीएच वैल्यू जो एसिड की होती है हमेशा लेस देन 7 होती है, बेसिस की ग्रेटर देन 7 होती है। रिएक्शन देखें तो एसिड के साथ एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, और जनरली बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं। बस कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है बेसिस के केस में, अदरवाइज नहीं होती है। फिर अगर मैं रिएक्शन देखूं ऑक्साइड्स के साथ, तो भाई मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है एसिड, ठीक है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है नेचर में, और बेसिस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होती है नेचर में। तो हम इतने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पीएच स्केल की। ठीक है, ये पीएच स्केल ना, पी फॉर पोटेंस होता है, पी मतलब क्या होता है, पोटेंस, पोटेंस मीन्स क्या होता है, पावर होता है। और एच का मतलब क्या है यहाँ, एच पॉजिटिव आयन से है, किससे मतलब है एच का, एच पॉजिटिव आयन से। मतलब कितने, किसी सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस का कंसेंट्रेशन कितना है, वही क्या होता है, उसका पीएच होता है। लेकिन ये इनवर्स फंक्शन होता है, कैसा फंक्शन होता है ये, इनवर्स फंक्शन। जो पीएच की जो वैल्यू होती है ना, ये होती है माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। ठीक है, किसका कंसेंट्रेशन होता है यहाँ पर, एच पॉजिटिव आयंस का होता है। अब माइनस लॉग की वैल्यू मतलब कि इनवर्स फंक्शन, एच पॉजिटिव आयंस का कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी, और एच पॉजिटिव आयंस का कंसेंट्रेशन जितना कम होगा पीएच की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे थे ना, एसिड्स में ज्यादा होगा ना कंसेंट्रेशन, तो एसिड का पीएच ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, एसिड का पीएच कम होता है। क्यों, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है, इनवर्स लॉग का फंक्शन है, माइनस नेगेटिव लॉग का फंक्शन है, इनवर्स उल्टा हो जाता है इसमें बिल्कुल। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं, आगे समझते हैं। ठीक है, ये एक स्केल होता है फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, और 7 क्या होता है, इसमें बीच में सेंटर पॉइंट होता है। अगर हम पीएच के रिगार्डिंग देखें तो 7 और 7 से कम वाला, जिसका पीएच क्या हो, 7 से कम हो, वो एसिडिक माना जाता है। जैसे जैसे उसका पीएच डिक्रीज होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। ठीक है, वहीं 7 से ज़्यादा अगर किसी का पीएच होता है तो उसको बेसिक माना जाता है। जैसे जैसे 7 से ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी उसकी बेसिसिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, एग्जैक्टली 7 को क्या माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है, मतलब ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो क्या है, बेसिक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें तो HCl का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच होता है वो 1 आता है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो उसका पीएच 14 आता है, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब हम वाटर की बात करें, तो वाटर की बात करते हैं तो वाटर का हम देखते हैं पीएच कितना होता है, 7 होता है, इसका मतलब वो कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंसेज में एक और बात मैं आपको खास बता देता हूँ, क्या सबसे मेन चीज क्या होती है न्यूट्रल सब्सटेंसेज में, उसमें जितने H पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही क्या होंगे, OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि वाटर का पीएच कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि वाटर जब ब्रेक डाउन होता है तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में होते हैं। तो अगर एक H पॉजिटिव आयन है, एक हाइड्रोजन आयन है, तो एक हाइड्रोक्साइड आयन भी है, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो पीएच कितना हो गया, 7 हो गया, न्यूट्रल हो गया सब्सटेंस। ठीक है, अब उसी के साथ इस पीएच को रीड करने के लिए एक और खास तरह का इंडिकेटर आता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर एक इंडिकेटर नहीं है भाई, इसके अंदर आपने ढेर सारे अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स को क्या कर रखा, मिक्स कर रखा, मिक्सचर बन गया है इंडिकेटर। ठीक है, अब ये इंडिकेटर दोनों फॉर्म्स में मिलता है आपको, केमिकल मतलब लिक्विड फॉर्म पर भी मिलता है और पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म पर भी मिलता है। तो आपकी स्क्रीन में जो आपको इमेज दिख रही है वो किसकी है, पेपर स्ट्रिप्स की है। अब जैसे देखो लिटमस पेपर था ना,
या मिथाइल ऑरेंज था या फिर आपका फिनोक्सिलीन था, भाई ये बस ये बता सकते थे कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये पीएच बता देता है हमें। अब देखो पीएच का कितना फायदा है, क्योंकि पीएच की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, या कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। तो ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है हमें, पीएच बताता है। बाकी रीडिंग्स आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अगर पीएच रेंज 1 से 3 है तो भाई रेड कलर दिखेगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक बोल सकते हो। अगर पीएच रेंज 4 से 6 है तो भाई ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे कलर दिखाएगा, ऑरेंज या फिर येलो कलर दिखाएगा, मतलब वीक एसिड है। अगर पीएच 7 है तो इंडिकेटर कैसे दिखाएगा, ग्रीन कलर दिखाएगा न्यूट्रल का। अगर पीएच 8 टू 10 है तो ब्लू कलर बन जाएगा इंडिकेटर में, तो मतलब वीक बेसिक है। और अगर 11 टू 14 है तो आपको पर्पल कलर वहां पर देखने को मिलेगा, जो कि बोलेगा कि भाई वो गिवन सब्सटेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है नेचर में। अब बड़े शॉर्ट में हम पीएच इन एवरीडे लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं। देखो इतनी नॉलेज होगी ना, एसिड समझ लिया हमने, बेस समझ लिया, हमें ये भी पता है कि एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो अब हमको समझना है कि ये पीएच का क्या पार्ट होता है हमारी लाइफ में, मतलब क्या हम पे पीएच का कोई इम्पैक्ट पड़ता है, किसी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी का कोई इम्पैक्ट क्या हम पर भी पड़ता है। तो अगर हम बात करें पीएच की और हम बात करें अपने स्टमक की, ठीक है, जहां डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड बनता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उस पूरे मीडियम को एसिडिक बनाकर। पढ़ा है आप सबने। अब इसका जो पीएच रेंज होता है वो 1 to 2 होता है, लेकिन कभी कभार हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में ये एसिड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है और इंडाइजेशन हो जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि आपके स्टमक के अंदर एसिड का लेवल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अब आप खुद ही सोचो, अगर एसिड का लेवल ज़्यादा है तो इसको ठीक करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको किसका यूज़ करना होगा, बेस का यूज़ करना होगा। तो आप किसी वीक बेस का यूज़ करेंगे, इडेबल बेस का यूज़ करेंगे। और कौन सा बेस होगा वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपकी इस एसिडिटी को ट्रीट करेगा। ठीक है, जो आपके स्टमक में प्रेजेंट एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और ऐसी मेडिसिन, ठीक है, जो कि एसिडिटी को ट्रीट करने के काम आती हैं, जो इंडाइजेशन को ट्रीट करने के काम आती हैं, वही क्या कहलाती हैं, एंटासिड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एंटासिड्स। काफी बार पूछा भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम माउथ की बात करें, माउथ में हम टूथ की बात करते हैं, टूथ डिके की बात करते हैं। तो अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से ज़्यादा नीचे चले जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे माउथ में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एसिड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, बहुत ज़्यादा एसिड बनाने लग जाते हैं। अब ये एसिड क्या करता है, हमारी टूथ इनेमल को डैमेज करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर हमें अपने माउथ का या टूथ का पीएच मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर एसिडिक ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या करना है, बेस का यूज़ करना है। इसीलिए हमारे टूथपेस्ट में एक इडेबल बेस होता है, जो कि हमारे माउथ के पीएच को क्या करे, 5.5 से ऊपर ही रखे, उसको उससे नीचे ना जाने दें। वहीं अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है। कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, जिसका 7.35 टू 7.45 पीएच होता है, ठीक है। और इस पीएच में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हमें बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो ब्लड के केस में तो मैं बोलूँगा कि पीएच में बहुत ना के बराबर चेंज आना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही सॉइल के रिगार्डिंग भी बोले तो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई सॉइल का जो पीएच है वो 5.5 टू 7.5 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। बेसिक नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा और एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है तो हम मैन्योर का यूज़ करेंगे, खाद का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो नेचर में कैसी होती है, एसिडिक होती है। और अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है नेचर सॉइल का, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हम चूने का यूज़ कर सकते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक, या कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। कॉमन सी चीज़ ये है कि अगर एसिड ज़्यादा है तो बेस का यूज़ करेंगे, बेस ज़्यादा है तो एसिड का यूज़ करेंगे। याद क्या रखना है, पीएच की रेंज याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में पीएच की रेंज भी कभी कभी आ सकती है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं भाई, सॉइल के रिगार्डिंग बात हो गई, ठीक है।
एसिड रेन के रिगार्डिंग आप समझ लीजिएगा, अगर पीएच जो बारिश का है या जो हमारे एटमॉस्फेयर का पीएच है वो अगर 5.6 से नीचे चले जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से नीचे चले गया तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन के रिगार्डिंग एक बात याद रखो भाई, एसिड रेन दो गैसेस की वजह से होती है। एक कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो याद रखो क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड है। क्या है वो, सल्फर डाई ऑक्साइड। और अगर CO2 भी बहुत ज़्यादा है तो वो भी कहीं ना कहीं कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन CO2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन जाती है हमारी, NO2 बनती है। ठीक है, तो जो हमारी एसिड रेन होती है वो बेसिकली कौन कौन से दो गैसेज हैं, SO2 और NO2 के ज़्यादा होने की वजह से होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आएगा, इतना याद रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी गैसेज एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो SO2 दिखा है तो SO2 पे टिक लगा लो, NO2 है तो NO2 पे टिक लगा लो, अगर ये नहीं है लास्ट में CO2 है तो CO2 पे टिक लगा लो। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वहां ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हमेशा आंखें बंद करके उस पर क्या लगा देना, टिक मार लेना, वो सही आंसर होगा आपका। ऐसी अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें, अगर वाटर बॉडीज में पीएच कम हो गया, एसिडिक होगी वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, जो फिशेज हैं, उनकी क्या होने लग जाएगी, डेथ होने लग जाएगी। तो भाई हमें वाटर में किसको ऐड करना पड़ेगा उस कंडीशन में, बेस को ऐड करना पड़ेगा। बहुत फास्टली चल रहे हैं और हम अपने एक और नेक्स्ट टॉपिक के पहुंच गए हैं, दैट इज सॉल्ट्स। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली इस बार हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में सॉल्ट्स होते क्या हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से सॉल्ट्स का फॉर्मेशन सिखाऊंगा अभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। Salts are compound formed by the neutralization reaction between an acid and a base, in which the hydrogen ion of the acid is replaced by a metal or any cation. देखो हम जो रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे ना, वही चीज उसकी डेफिनेशन है। क्या बोला हमने, सॉल्ट क्या होता है, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि किसके रिजल्ट में बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के रिजल्ट में बनते हैं। अब सपोज मैं आपको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा और उसके रिएक्शन किससे करवा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट वो कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइजेशन के रिजल्ट में बनता है, जिसमें एसिड के हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर दे, मेटल लिखा है। क्या लिखा है, मेटल या फिर कोई कैटायन। अब देखो यहाँ मेटल कौन है, Na, सोडियम है। कौन है यहाँ मेटल, सोडियम है। तो भाई हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देगा, सोडियम रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना, NaCl। यही क्या है हमारा, सॉल्ट है भाई। और साथ में क्या बना, वाटर बना। ठीक है, तो कैसा कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइजेशन का रिजल्ट होता है, जिसके फॉर्मेशन में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है किसी मेटल से। किसकी हाइड्रोजन, एसिड की हाइड्रोजन कौन रिप्लेस कर देता है, कोई मेटल या फिर कोई कैटायन रिप्लेस कर देता है। अब कैटायन का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फिर से देखते हैं, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इस बार मैंने इसकी रिएक्शन एक वीक बेस के साथ करवाई है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किससे करवाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अब यहाँ पर तो मेटल है ही नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देगा, अमोनियम आयन रिप्लेस कर देगा, NH4, क्योंकि ये कैटायन है। और बचा क्या, Cl प्लस H2O। तो ये क्या बन गया हमारा, अमोनियम क्लोराइड बना, विच इज अगेन अ सॉल्ट। ये भी क्या हमारा एक सॉल्ट है। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन के रिजल्ट में बनते हैं, जिसमें एसिड की हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देता है, कोई मेटल या फिर कोई कैटायन रिप्लेस कर देता है। बस इतना ही है, सिंपल सा, खत्म हो गया। अब एसिड सॉरी सॉल्ट्स भी सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट्स नहीं होते, और भी तरह के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं और बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं। तो इसका एक तरीका याद रखना, बहुत सिंपल है इसको समझना। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, तो दोनों एक दूसरे को टोटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, और किसका रिजल्ट फॉर्मेशन होगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर कभी एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो स्ट्रॉन्गर है उसकी प्रॉपर्टी सॉल्ट में भी देखने को मिलेगी। एसिड स्ट्रॉन्गर है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बनेगा, वो भी कैसे बनेगा, एसिडिक बनेगा। फॉर एन एग्जाम्पल समझा देता हूँ, HCl और NaOH, भाई दोनों ही स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड भी है स्ट्रॉन्ग है और बेस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो क्या सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड। कैसा है भाई, ये न्यूट्रल होगा क्योंकि दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब वहीं अगर मैं देखूं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं,
और वीक बेस लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड और वाटर। अब खुद ही सोचो, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सॉल्ट भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब उल्टा कर लेते हैं, वीक एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड मतलब एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH। इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना? ये बना सोडियम इथेनोएट बन गया है। क्या बन गया? सोडियम इथेनोएट, या सोडियम एसिटेट भी कहते हैं इसको। और साथ में किसका फॉर्मेशन हुआ? वाटर का। अब क्या था यहाँ पर? ये स्ट्रॉन्ग था तो एसिडिक बना। अब यहाँ पर क्या था? बेस स्ट्रॉन्ग था तो ये क्या बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा नेचर में। बस इसी बात को याद रखना है। अगर दोनों सेम है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल होगा। एक स्ट्रॉन्ग, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक है तो एसिडिक होगा। एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं सॉल्ट फैमिली क्या होती है। भाई एक फैमिली को मतलब एक ही जैसा अगर उनके पास क्या है? आयन है। कौन सा आयन? एनायन है। तो हम बोलते हैं कि वो सारे के सारे सॉल्ट्स एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लूं, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड मैंने बोला, पोटेशियम क्लोराइड बोला, बेरियम क्लोराइड बोला, कैल्शियम क्लोराइड बोला, मैग्नीशियम क्लोराइड बोला, जिंक क्लोराइड बोला, तो आपने सब में देखा, सब में मैं क्या बोल रहा हूँ लास्ट में? क्लोराइड बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ लास्ट में? क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इन सब में ही जो नेगेटिव आयन है, जो एनायन है, वो क्या है? क्लोराइड आयन है। अब क्योंकि इन सब में जो आयन है वो कॉमन है, सब में सिमिलर आयन प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सारे सॉल्ट एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही सल्फेट मेंबर्स में भी बोल सकता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है ना। तो इन सब में अगर सल्फेट आयन कॉमन है तो हम बोल सकते हैं कि ये सल्फेट फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी के एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं और सोडियम क्लोराइड, अब हम सॉल्ट्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। वैसे तो बेसिकली सभी को पता है ना, सोडियम क्लोराइड क्या कॉमन सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसके बहुत सारे कॉमन नेम है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म पर हमें देखने को मिलता है, हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, होता है ना। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। और सॉल्ट में अगर हम वाटर डिजोल्व कर लें तो फिर भाई ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। 3 इडियट मूवी तो सभी ने देखी होगी ना। नाउ प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो प्रिपरेशन दो तरह के हैं भाई इसके। सबसे ऊपर जो मैंने लिखा है ये इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन, मतलब आपको लैब में अगर प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, लैब में अगर लेबोरेटरी के पर्पस के लिए आपको अगर प्रिपेयर करना होगा तो आप क्या करोगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करोगे। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से की रिएक्शन किससे करवा दोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दोगे, तो रिजल्ट में आपको पता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इसका प्रिपरेशन जो हम डेली लाइफ में या डेली यूज के लिए जो हम सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हैं वो सी वाटर से करते हैं, इवेपोरेशन की प्रोसेस से। और ये हमें रॉक सॉल्ट के फॉर्म पर भी मिल सकता है, मतलब अंडरग्राउंड डिपॉजिटेड रॉक्स के फॉर्म पर भी हमें मिल सकता है, तो हम वहां से भी सोडियम क्लोराइड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। यूजेस देखो, एक यूज तो आप सभी को पता है कि ये फूड को डिलीशियस बनाने में काम आता है, फूड के टेस्ट को एनहेंस करने का काम करता है। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन के हर कंट्री हर जगह पर अगर आपको आइस मेल्ट करनी है तो उसमें हम सॉल्ट को एज एन इम्प्योरिटी भी ऐड करके देखते हैं, तो उससे वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। ठीक है, मेडिसिन में यूज होता है, ORS में यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में भाई रॉ केमिकल के लिए, मतलब एज अ रॉ मटेरियल ये बहुत जगह यूज होता है। कहाँ कहाँ होता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम आने वाले जितने भी सॉल्ट्स पढ़ेंगे उन सब में जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कहीं ना कहीं क्या है? सोडियम क्लोराइड ही है। ठीक है, तो इससे सोडियम क्लोराइड कहाँ कहाँ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन में काम आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन में काम आता है, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन में आता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के फॉर्मेशन में आ जाता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड होता है हमारा एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। सबसे पहला देखते हैं कहाँ यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में यूज होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है उसको क्या, वो क्या कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा यार। ठीक है, क्या क्या नाम है उसका कॉमन नेम? कॉस्टिक सोडा। व्हाइट कलर के फ्लेक्स जैसे होते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली बेसिक होते हैं,
ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं नेचर में, एल्कलाइन भी कहते हैं इनको, एल्कली भी कह देते हैं, ठीक है, बेसिस को। अच्छा एक बार बता देता हूँ, एल्कली क्या होता है, ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्कली कहते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें, सॉल्युबिलिटी भी वाटर के साथ हाईली सोल्यूबल होता है और काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव भी होता है नेचर में। अब ये देखते हैं कि भाई इसके प्रिपरेशन में क्या लग रहा है, सोडियम क्लोराइड लग रहा है। तो सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोसेस आती है जिसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोला मैंने इस प्रोसेस को, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस में बेसिकली हम सोडियम क्लोराइड में वाटर ऐड कर देते हैं। तो हम क्या बन गया, वो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। इस एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन। ये वर्ड याद रखना, ब्राइन का मतलब क्या होता है, NaCl प्लस H2। तो हम NaCl और H2 के इस मिक्सचर को, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर के अंदर डाल देते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, मतलब जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं। बीच में एक हम मेम्ब्रेन सेट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि लिमिटेड या पार्शियल अलाउ ही मतलब पार्शियल पासेज ही अलाउ करती है, मतलब हर एक आयन को इधर से उधर नहीं जाने देती, ठीक है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, अब ये पूरी चीज़ों का ब्रेकडाउन हो जाता है दो तरह से। ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर जो आपको दिख रहा है, इस कंटेनर के अंदर एक तो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है ना। तो एक्वस फॉर्म में है तो भाई किस में टूट गया होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। वहीं वाटर भी तो है इसमें, जिसकी वजह से एक्वस फॉर्म पर आया, तो वाटर किस में टूट जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब यहाँ पर रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है आपको, कि भाई Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, कॉस्टिक सोडा का, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का। और क्लोरीन गैस जो होती है, क्योंकि वो भाई नेगेटिव चार्ज की वजह से बन रही है ना, तो नेगेटिव चार्ज किसी तरफ अट्रैक्ट होता है, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर से जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, क्लोरीन गैस होगी। हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज होगी भाई, हमेशा कैथोड से रिलीज होगी। ये जो गैस निकली है कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि NaCl, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, NaCl प्लस H2O, ये जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो ये जनरल रिएक्शन होती है। अब पूछा जा सकता है कि भाई इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं। देखो, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोल रहे क्योंकि एक तो यहाँ क्लोरीन गैस रिलीज हो रही, क्लोरीन के लिए कौन सा वर्ड यूज हो गया, क्लोर। और दूसरा एक बेस रिलीज हो रहा है, एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। और कैसा बेस है, वाटर सोल्यूबल बेस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली कहते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। कोई पूछेगा तो बता देना, इसमें हम ब्राइन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिसके फॉर्मेशन में कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। अब यूजेस क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के या फिर कॉस्टिक सोडा के, तो भाई ये सोप एंड डिटर्जेंट्स के फॉर्मेशन में आता है, यूज आता है, पेपर के मैन्युफैक्चरेशन में आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज में आता है, ठीक है, ब्लीचिंग के काम में आ सकता है, वॉशिंग सोडा बनाने के काम में आ सकता है, पेट्रोलिंग रिफाइनिंग में काम में आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि रिएक्शन में लेबोरेटरी में बहुत सारी जगह काम आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके यूजेस थे। अब इसके बाद हम अपने अगले एक सॉल्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग प्रोसेस क्या होती है तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा का जो एक्चुअल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है वो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपने याद रखनी है। ये सॉल्युबल होता है वाटर में, ऑर्डरलेस होता है और थोड़ा सा कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक होता है नेचर, मतलब वीक बेस होता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, ठीक है। इसलिए ईडेबल भी होता है, खाने के सामान में ही पड़ता है, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अब इसके प्रिपरेशन में भी हम किसकी बात करते हैं, सॉल्ट कौन सा, अपना सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। और सोडियम क्लोराइड में के साथ क्या ऐड किया होता है हमने, वाटर ऐड किया होता है। तो ये इन दोनों ने मिलकर फिर से क्या बना दिया, ब्राइन बना दिया। अब इस ब्राइन में से हम अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, जिसके रिजल्ट में किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और अमोनियम क्लोराइड का। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, ये भाई सैचुरेटेड हो जाता है, मतलब कि ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। और बाद में इन दोनों के मिक्सचर में से हम किसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बाहर, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे हम बाहर निकालते हैं तो भाई बस यही क्या है आपका
बेकिंग सोडा है, मिल गया बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा का यूज़ क्या होता है, देखो यूजेस तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, सबसे कॉमन यूज़ तो पता ही है भाई, केक के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। लेकिन वो बेकिंग सोडा नहीं होता, वो क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है। अब देखो बेकिंग सोडा है ना, सोडा सोडा मतलब कैसा है, वीकली बेसिक है नेचर में, बेसिक होगा तो इसका टेस्ट कैसा होगा, थोड़ा कड़वा होगा। अब आप अगर इस बेकिंग सोडा को किसी फूड आइटम में यूज़ करोगे तो मे बी उसका स्वाद भी कैसा हो जाए, कड़वा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस बेकिंग सोडा को जनरली किससे ट्रीट करवाते हैं, किसी एसिड से ट्रीट करवाते हैं, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो हम बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को जब हम यूज़ करते हैं, हम इसको एनहाइड्रस फॉर्म पे यूज़ करते हैं, मतलब अगर आपके पास डिब्बे में पड़ा है तो ये एनहाइड्रस फॉर्म पर होगा, उसके बाद आप इसमें वाटर जैसे ऐड करोगे तो ये रिएक्शन कर लेंगे अपनी आपस में, ठीक है। तो ये इनकी रिएक्शन में एक गैस इवॉल्व होती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इवोल्यूशन की वजह से जो भी आपका फूड मटेरियल होता है वो कैसा हो जाता है, फ्लफी हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। वो उसको पोरस बना देता है। क्योंकि ऐसी एक और यूज़ है इसका, बेकिंग सोडा का, ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो बेकिंग सोडा जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर को हम क्या बोलते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। नीचे पर रिएक्शन है, आप इसको देख सकते हैं। इन दी एंड नेक्स्ट अगला क्या आता है, वॉशिंग सोडा आता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट था। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, एंड वी विल से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। पूरा नाम क्या होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। बेसिक होता है ये भी नेचर में, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हल्की सी अनप्लीजेंट स्मेल आती है, ठीक। अब जब इसका फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है बेकिंग सोडा से। मतलब आप पहले स्टेप मान लो कि पहला स्टेप क्या है, आपने सॉल्वे मेथड का ही यूज़ किया है, आपने सोडियम क्लोराइड और वाटर के मिक्सचर से अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हुए आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन किया है वहाँ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को या सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, जिसको हम बेकिंग सोडा लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर यहाँ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब ये जो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बना है Na2CO3, इसमें बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और इसी को हम बोलते हैं सोडा ऐश। इसी को क्या बोलते हैं हम, सोडा ऐश भी कहते हैं। अब उसके बाद इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में हम वापस वाटर को ऐड करवाते हैं, मतलब वापस हाइड्रेशन करवाते हैं, ठीक है। तो इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में हम 10 मॉलिक्यूल्स किसके जोड़ देते हैं, वाटर के जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये बन जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अब जब वॉशिंग सोडा इतना समझ में आ गया है तो थोड़ा सा यूजेस देख लेते हैं। देखो सबसे कॉमन यूज तो क्या है, वॉशिंग सोडा आप सभी बोल रहे हैं, तो मतलब किस काम आएगा, कपड़े धोने के काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जिसको आपने याद रखना है कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है, ठीक है। उसके अलावा ग्लास के मैन्युफैक्चरेशन में आता है, डिटर्जेंट्स में काम आता है, ठीक है। और ये नेचर में कैसा होता है, हल्का सा बेसिक होता है। फिर आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2 होल ट्वाइस। अब इस बात को याद रखना, ये केमिकल फॉर्मूला पिछले कुछ सालों से हमारी एनसीईआरटी बुक में ऐसा गिवन था, CaOCl2। लेकिन इस बार जो हमारी नई किताब आई है उसमें इसका करेक्शन हुआ है और ये CaOCl2 होल ट्वाइस बना है, ठीक है। हाइपोक्लोरेट आयन बोला गया है और इसकी ये टोटल 2 लगता है, ठीक है। तो होल जो ब्रैकेट है वो पहले नहीं था, अब इस बार से क्या आ गया है, ब्रैकेट आ गया है। तो नई बुक के अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, CaOCl2 होल ट्वाइस लिखेंगे, ठीक है। ये व्हाइट या पेल येलो कलर का होता है। इससे स्ट्रॉन्ग क्लोरीन की स्मेल आती है, मतलब इरिटेटिंग स्मेल आती है इससे बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये भी नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। अब
इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की से क्या पास करवाते हैं? क्लोरीन गैस पास करवाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन में से किसको पास करवाना है हमने? क्लोरीन गैस को पास करवाना है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है विद वाटर। वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। यूजेज में भाई ब्लीचिंग एक्शन करेगा, मतलब रंग उड़ाने का काम करता होगा, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में यूज होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होगा, टेक्सटाइल में कॉटन में यूज हो जाएगा, पेपर इंडस्ट्री में पेपर को वाइट करने के लिए यूज हो जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि क्लोरीन एक क्या है? डिसइंफेक्टेंट भी होता है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। किल्स जर्म्स को मारने का काम भी क्या करता है? क्लोरीन करता है। तो भाई इतने सारे काम करता है, तो जहाँ जहाँ जितने हमारे पास फंक्शंस क्लोरीन के होते हैं उतने ही काम किसके हो गए? हमारे क्या, सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर के भी हो गए। लास्ट वन, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई हड्डी टूट जाती है ना कभी, प्लास्टर लगा लो, प्लास्टर लगा लो बोलते हैं वो डॉक्टर हमारे। तो भाई वो क्या होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, जो कि हमारी बोन्स को उस टाइम पे सपोर्ट करने का काम करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो एक्चुअल नेम है वो क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ होता है इसका किससे? जिप्सम से बनाया जाता है, इसको व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो जिप्सम मतलब कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, और वी कैन से 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिसके रिजल्ट में इसमें से 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, एस्केप आउट हो जाता है, और जो बचता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से वापस जिप्सम भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें वापस वाटर ऐड कर दो तो वापस पीओपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर मैं CaSO4.12H2O प्लस 1/1/2H2O कर देता हूँ तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaSO4.2H2O। तो हम पीओपी से वापस जिप्सम भी बना सकते हैं। यूज क्या क्या होता है? देखो, एक तो मेडिकल के फील्ड में यूज होता है प्लास्टर लगाने के लिए, फ्रैक्चर्स बोन को ठीक करने के लिए, ठीक है। दूसरा आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज होता है, मतलब आपने कोई स्टैचू बनाना है तो वहां पर इसका यूज हो सकता है, ठीक है। बिल्डिंग्स में फॉल सीलिंग्स में यूज होता है, ठीक है। एजुकेशन में सिंपल सी बात है, चौक के फॉर्मेशन में यूज होता है, ठीक है। बस इतनी सारी चीजें काफी हैं। फिर आगे चलते हैं और लास्ट टॉपिक को कवर करते हैं, दैट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। कि भाई हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं? अभी अभी आपने देखा कि हमने कुछ ऐसे सॉल्ट्स देखे ना, जैसे मैंने बोला भाई Na2CO3.10H2O, या फिर अभी हमने देखा क्या बोला था अभी? CaSO4.2H2O या CaSO4.1/2H2O। तो भाई ये 2H2O क्या है, ये 1/2H2O क्या है? हमें हर कंपाउंड में तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ऐसे ही सॉल्ट्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट हो? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? कोई फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसी कॉपर में भी होता है। कॉपर सल्फेट की बात करो, सॉरी, CuSO4.5H2O, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल में भी 5 मॉलिक्यूल किसके अटैच्ड होते हैं? वाटर के अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह के सॉल्ट जिनमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो, इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ अटैच्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं? हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या डिसाइड करता है? कि भाई किसी सॉल्ट का जो क्रिस्टल होगा उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ठीक है, या फिर उसके जो क्रिस्टल बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे, मतलब, ठीक। दूसरा, इवन ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या क्या डिसाइड करते हैं? कि उस क्रिस्टल का कलर कैसा होगा, मतलब उस सॉल्ट का कलर कैसा होगा। और मैक्सिमम सॉल्ट्स में जो कलर होता है वो उनमें प्रेजेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही होता है। मान लेते हैं, अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं, तो हमने देखा है कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो ब्लू कलर का होता है। अगर मैं इस क्रिस्टल को हीट करूं तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि भाई कॉपर सल्फेट के इस ब्लू कलर को हम उड़ता हुआ देख लेते हैं, मतलब गायब हो जाता है थोड़ी देर बाद हीट करने पर। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने हीट किया तो वो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे वो क्या हो गए? इवेपोरेट हो गए, वो भाप बन गए। और वो जैसे ही सॉल्ट को छोड़कर गए तो सॉल्ट अब वापस अपने एक्चुअल कलर में आ गया। इसका मतलब ब्लू कलर किसकी वजह से था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से था।
तो ये क्या क्या डिसाइड करते हैं भाई, शेप और कलर डिसाइड करते हैं क्रिस्टल्स का। बाकी एग्जांपल्स आपके सामने, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, क्या बोलेंगे इसको, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहेंगे, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा आपने अभी बात करी ली, जिप्सम की बात अभी हमने करी ली। फेरस सल्फेट की बात कर लेते हैं, FeSO4.7H2, दैट इज फेरस सल्फेट, क्या बोलेंगे, हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं, ये पेल ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बार इस चैप्टर के अंदर थी, और हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से हर एक टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी ये क्लास आज की कैसी लगी। अगर मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतनी।